गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व चैप्टर 4 ठीक गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व का अगला टॉपिक पढ़ेंगे। तो आज आपका अगला टॉपिक का नाम है चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही लूप पर लगने वाला बल युग्म। तो हमें इसका सबसे पहले चित्र देखना है। चित्र में आपका दिख रहा होगा वैद्युत बल रेखाएं खींची हुई हैं, ठीक। और आपका चुंबकीय क्षेत्र कैपिटल बी होता है, ठीक है। चित्र में आपको त्रिभुज की आकृति का एक ठीक चित्र दिख रहा है चुंबकीय बल रेखाओं के बीच में जो बना हुआ है, ठीक। और इसमें एक अभिलंब है यन 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 डैश है, ठीक। और यहाँ पर थीटा कोण बना रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे हम Q से C तक जो आपका मान है B साइन थीटा है, ठीक। और धारा यहाँ पर क्या है I है, ठीक है। तो ये आपका दिया है, ठीक। यहाँ पर बल क्या है, कैपिटल F है, ठीक, जो कि दोनों ठीक दिशाओं में है। और देखेंगे यहाँ पर आगे, ठीक, दोनों चित्र बनाने हैं। इसके बाद देखेंगे क्या लिखना है माना धारावाही लूप के तल पर खींचा गया अभिलंब यन डैश चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा के साथ थीटा कोण बनाती है। लूप की चौड़ाई कैपिटल यहाँ पर स्मॉल बी है एवं लंबाई क्या स्मॉल यल है। तो लूप की लंबाई वाली भुजाओं पर लगने वाले बलों का परिमाण कैपिटल एफ इक्वल आई बी एल, ठीक। इन बलों के बीच की दूरी भुजा क्यू सी है, ठीक। अतः यहाँ पर हमें लगाना है साइन थीटा इक्वल क्यू सी अपान पी क्यू। तो यहाँ पर ये क्या है, लंब है और कर्ण है, ठीक है। तो लंब और कर्ण है तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, क्यू सी इक्वल पी क्यू साइन थीटा, ठीक है। इसको इस तरह लिख सकते हैं, ठीक। यहाँ पर क्यू सी आपकी भुजा है, ठीक। और पी क्यू लंब है तो पी क्यू का मान वहाँ पर बी दिया है तो हम लिख लेंगे क्यू सी इक्वल बी साइन थीटा, हमने मान रख दिया है। अब देखिए आप क्या करना है, अतः लूप पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण टाउ बराबर बल इंटू बलों के बीच की लंबवत दूरी फार्मूला है। तो अब इसमें हमें मान रख देना है। तो टाउ बराबर बल क्या है, कैपिटल एफ इंटू बलों के बीच की लंबवत दूरी क्या है, क्यू सी है। तो वो लिख लिया हमने, लिखा टाउ बराबर कैपिटल एफ इंटू क्यू सी। तो टाउ बराबर एफ का मान आई बी एल फिर इंटू क्यू सी का मान बी साइन थीटा। हमें क्या करना है, हमें इस तरह लिखना है टाउ बराबर आई बी कोष्टक में यल बी साइन थीटा, क्योंकि यहाँ पर यल बी का मान कुछ है, ये यल बी है क्या, कैपिटल है, क्षेत्रफल है, ठीक। तो हम लिखेंगे जहाँ यल बी बराबर कैपिटल है लूप का क्षेत्रफल, ठीक। अब यहाँ पर मान रख देंगे तो आ जाएगा टाउ बराबर आई बी ए साइन थीटा, ठीक। हम समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। अब लिखेंगे यदि एक लूप के स्थान पर कई फेरों वाली कुंडली ली जाए तो प्रत्येक फेरों पर बल आघूर्ण आई ए बी साइन थीटा लगेगा। यदि फेरों की संख्या कैपिटल एन हो तो कुंडली पर लगने वाला संपूर्ण बल आघूर्ण टाउ बराबर आई ए एन बी साइन थीटा, समीकरण सेकेंड, ठीक। आप देखें इसके बाद स्पेशल केसेस क्या लिखेंगे इसमें, यदि लूप की अक्ष यन डैश चुंबकीय क्षेत्र के बल रेखाओं के समांतर हो तब थीटा बराबर 0 साइन थीटा बराबर 0। तो हमें लिखना है थीटा की जगह 0, तो आपका आ जाएगा टाउ बराबर आई बी ए साइन 0, समीकरण फर्स्ट में रख रहे हैं। तो यहाँ पर साइन 0 का मान 0 हो जाएगा तो आपका टाउ इक्वल 0 आ जाएगा। इसी प्रकार हम दूसरा करेंगे। तो दूसरा केस क्या है आपका, अब देखें इसमें दूसरे समीकरण से लिया है। तो यदि कुंडली त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र में हो थीटा बराबर 90 अंश, तो हम रखेंगे तो टाउ बराबर एन आई बी ए साइन थीटा की जगह 90 अंश, साइन 90 का मान 1 हो जाएगा। तो आपका आ जाएगा टाउ बराबर एन आई बी ए, ठीक, ये हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे अगली हेडिंग, अगली हेडिंग हम डालेंगे एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक धारावाही आयताकार कुंडली लटकाई गई है, ठीक। क्वेश्चन पूरा है। इस पर लगने वाले बल युग्म के आघूर्ण का व्यंजक प्राप्त कीजिए, ठीक। तो हमें देखें अब आगे क्या करना है, आगे देखेंगे हम। तो आगे हम इसकी जो लिख सकते हैं, इसके अंदर एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारा लूप का व्यवहार उसी तरह होगा जैसे दंड चुंबक का है। तो हम देखेंगे लिखेंगे चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारा लूप पर एक बल युग्म लगता है जो कि लूप को ऐसी स्थिति में घुमाने की प्रवृत्ति रखता है, ठीक, जिसमें कि लूप की अक्ष चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो जाए, ठीक। इसी प्रकार के चुंबकीय क्षेत्र में लटकाया गया दंड चुंबक भी घूमकर ऐसी स्थिति में ठहरता है जिससे कि चुंबक की अक्ष चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो जाती है, ठीक।
तो स्पष्ट है कि चुंबकीय क्षेत्र में स्थित दंड चुंबक पर भी एक बल युग्म लगता है, ठीक, जो कि चुंबक की अक्ष को क्षेत्र के समांतर करने की प्रवृत्ति रखता है। तो यहाँ पर देखिए चुंबक के परमाणुीय मॉडल के अनुसार चुंबक का प्रत्येक परमाणु एक नन्हा धारा लूप होता है तथा ये सभी धारा लूप एक ही दिशा में संरेखित होते हैं। चुंबकीय क्षेत्र में इन नन्हे धारा लूपों पर लगने वाले बल युग्मों का योग ही चुंबक पर लगने वाला बल युग्म होता है। तो देखेंगे मेन क्या है, आप देखें चित्र है, तो चित्र हम क्या करेंगे, इसको बना लेंगे, ठीक। यहाँ पर आपका ये आयताकार दंड चुंबक है, ठीक, और ये चुंबकीय क्षेत्र है कैपिटल बी, ठीक। चुंबकीय बल रेखाएं में आपका ये चुंबक लटका हुआ है, थीटा कोण बना रहा है, तो ये आपको ठीक बना लेना है। इसके बाद यहाँ से मेन है क्या लिखे, वी नो दैट, मतलब हम जानते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी में क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर स्थित धारा लूप पर लगने वाले ठीक बल युग्म का आघूर्ण आई ए बी साइन थीटा, ठीक, जहाँ ए लूप का क्षेत्रफल है, ठीक। यदि दंड चुंबक में कैपिटल एन धारा लूप हो तब पूरे चुंबक पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण। तो देखें क्या समीकरण फर्स्ट है, टाउ बराबर यहाँ पर लिखेंगे एन आई ए बी साइन थीटा, समीकरण फर्स्ट मानेंगे, टाउ आपको बताना है, टी लिखा हुआ है यहाँ पर। फिर देखिए यहाँ पर लिखेंगे चुंबकीय क्षेत्र में स्थित दंड चुंबक धारा लूप, ठीक है, धारावाही कुंडली का व्यवहार वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव के व्यवहार के समान है। यही कारण है कि दंड चुंबक धारा लूप, धारावाही कुंडली इत्यादि चुंबकीय द्विध्रुव कहलाते हैं, ठीक। तो आप वेक्टर कैपिटल ई में क्षेत्र की दिशा से कोण पर स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर एक बल युग्म लगता है। फिर देखिए इसके आगे हमें समीकरण लेना है, समीकरण क्या लेंगे, दिशा से कोण पर स्थित वैद्युत द्विध्रुव का समीकरण लेंगे, तो आपका आ जाएगा टाउ बराबर पी ई साइन थीटा, समीकरण सेकेंड मान लिया, जहाँ पी क्या है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ई क्या है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, थीटा क्या है कोण है, ठीक है। तो ये कर लेंगे। इसके बाद देखिए इसे क्या लिखा है कि स्पष्ट है, समीकरण फर्स्ट व सेकंड की तुलना की तो क्या लिखा है कि राशि यानी आई ए वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण पी के समतुल्य है। इसे चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण अथवा दंड चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण कैपिटल एम कहते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट कहते हैं, ठीक। इसके बाद देखिए कैपिटल एम बराबर एन आई ए, चुंबकीय आघूर्ण एक सदिश राशि है, यह चुंबकीय अक्ष के अनुदिश दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर दिष्ट होता है। समीकरण फर्स्ट से दंड चुंबक पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण टाउ बराबर एम बी साइन थीटा, ठीक। तो यहाँ पर बस इतना आ गया, हमने क्या किया, हमने समीकरण फर्स्ट और सेकंड की तुलना करवाई, टाउ बराबर एन आई ए बी साइन थीटा था ऊपर, ठीक, और समीकरण सेकंड में टाउ बराबर क्या था पी ई साइन थीटा, तो दोनों की तुलना करवाई। तो हमने क्या किया कि जो समीकरण फर्स्ट है, यहाँ पर समीकरण फर्स्ट में हमने कैपिटल एम बराबर एन आई ए लिख लिया, ठीक। तो मतलब कि एन आई ए की जगह हमने यम लिख लिया, तो आपका आ जाएगा टाउ बराबर यम बी साइन थीटा, हमको यही लाना था, ठीक। तो इसको ब्रैकेट में बंद कर लेंगे, ठीक। फिर देखेंगे अगला क्या है, चुंबकीय द्विध्रुव। तो हम इसके अंदर लिख सकते हैं मैग्नेटिक डायपोल, क्या लिखेंगे इसके अंदर लिख सकते हैं चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी वस्तु पर यदि बल आघूर्ण उत्पन्न हो तो उस वस्तु को चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण द्विध्रुव कहते हैं, ठीक। इतना करना है। इसके बाद डाल लेनी हेडिंग चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, तो लिखना है किसी चुंबकीय द्विध्रुव का चुंबकीय आघूर्ण व बलाघूर्ण है जो इस द्विध्रुव को एकांक व एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा के लंबवत रखने पर द्विध्रुव पर लगता है। कैपिटल एम बराबर टाउ मैक्स अपान कैपिटल बी, ठीक, ये हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्णों को कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं, यह एक सदिश राशि है, ठीक। मात्रक हम निकाल लेंगे तो आएगा एम बराबर टाउ मैक्स अपान कैपिटल बी, हमने इसको बनाया था टाउ मैक्स कैसे आया, हमने लिखा टाउ बराबर एम बी साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर जब अधिकतम होगा तो थीटा बराबर 90 अंश हो जाएगा, तो टाउ मैक्स इक्वल ठीक एम बी हो जाएगा साइन थीटा, थीटा मतलब 90 अंश। तो यहाँ पर हमने लिख लिया इस रूप में कैपिटल एम बराबर टाउ मैक्स अपान कैपिटल बी, ठीक है। यम आपका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है, इसी का मात्रक हम निकालेंगे इसी सूत्र से, तो लिखा कैपिटल एम बराबर टाउ मैक्स अपान कैपिटल बी, ठीक है। अब टाउ बराबर सूत्र होता है एफ इंटू डी, एफ क्या है न्यूटन है, डी क्या है दूरी है, तो मतलब एफ क्या है बल है, बल का मात्रक न्यूटन है, ठीक। डी दूरी है, दूरी का मात्रक मीटर है, तो न्यूटन डैश मीटर। कैपिटल बी क्या है, कैपिटल बी का सूत्र था हम पढ़ाया कैपिटल एफ अपान आई एल से निकालेंगे तो आएगा न्यूटन प्रति एम्पियर डैश मीटर, क्योंकि कैपिटल एफ का मात्रक न्यूटन होता है, अपान आई, आई मतलब धारा, धारा का मात्रक एम्पियर, फिर यल है ये लंबाई, लंबाई का मात्रक मीटर,
मीटर, तो आपका इसमें लिख लेना है मात्रक न्यूटन डैश मीटर अपान न्यूटन प्रति एम्पियर डैश मीटर। अब हम न्यूटन को न्यूटन से कैंसिल कर देंगे। फर्स्ट और आपका क्या था, ये फर्स्ट और यहाँ पर न्यूटन न्यूटन कैंसिल हो रहा है तो आपका बचा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हम पहले और चौथे गुणा करते हैं और दूसरे और तीसरे का। तो हमने न्यूटन न्यूटन कैंसिल कर लिया। अब देखें बचा क्या, दूसरा और तीसरा। तो हम देखें क्या, अब गुणा करा लेंगे तो आ जाएगा एम्पियर डैश मीटर स्क्वायर। ठीक, तो हमने लिख दिया। आप देखिए इसी मात्रक से हमें विमा रख लेनी है। तो हमने लिखा कैपिटल एम बराबर यल स्क्वायर ए। यल स्क्वायर मतलब मीटर स्क्वायर और एम्पियर मतलब कैपिटल है, तो यल स्क्वायर ए हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए अगली हेडिंग है, तो अगली हेडिंग है धारा मापी का आम मीटर में रूपांतरण। तो आपको हेडिंग डालनी है धारा मापी का आम मीटर में रूपांतरण। इसके अंदर लिखने आम मीटर वह यंत्र है जो वैद्युत परिपथ में धारा की प्रबलता सीधे एम्पियर में नापने का काम आता है। मिली एम्पियर की कोटि की धारा नापने वाले यंत्र को मिली मीटर कहते हैं। ठीक है, आम मीटर मूलतः धारा मापी ही होता है जिसे परिपथ के श्रेणी क्रम में डाल देते हैं ताकि नापी जाने वाली संपूर्ण धारा इसमें से होकर जाए, तब आम मीटर में उत्पन्न विक्षेप आम मीटर से होकर जाने वाली धारा की माप देगा। फाई अनुक्रमानुपाती आई हो जाएगा। परंतु चूंकि आम मीटर की अपनी कुंडली का भी कुछ प्रतिरोध होता है, अतः इसे परिपथ के श्रेणी क्रम में जोड़ने पर परिपथ का प्रतिरोध बढ़ जाएगा जिससे परिपथ में धारा घट जाएगी। अतः आम मीटर द्वारा पढ़ा गया धारा का मान उस धारा के मान से कम होगा जिसे नापना था। अतः ये आवश्यक है कि आम मीटर का अपना प्रतिरोध जितना हो सके कम होना चाहिए ताकि इसे परिपथ में डालने पर नापी जाने वाली धारा का मान ना बदले। ठीक, तो ये तो भाषा है। इसके बाद देखिए हमें क्या, ठीक यहाँ से हमें व्युत्पत्ति करनी है, चित्र बनाना है। तो हम इसके अंदर लिखेंगे माना। ठीक, देखें चित्र में क्या है, सबसे पहले सेल का विद्युत वाहक बल कैपिटल ई है। ठीक है, ये आपका सेल है, सेल का विद्युत वाहक बल क्या है, कैपिटल ई है। ठीक है, आम मीटर को जोड़ने से पहले परिपथ में नापे जाने वाली धारा स्मॉल आई है। तो यहाँ पर हमें चित्र ले लिया है। इसके बाद देखिए यहाँ पर चित्र बना हुआ है। R1 R2 आपका प्रतिरोध है, ए आमीटर हो गया, कैपिटल ई सेल का विद्युत वाहक बल। तो हम लिखेंगे स्मॉल आई बराबर कैपिटल ई अपन R1 प्लस R2। फिर नीचे से लिखिए आम मीटर को परिपथ के श्रेणी क्रम में जोड़ देने पर परिपथ का प्रतिरोध बढ़ जाएगा। ठीक, बढ़कर कितना हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस RA हो जाएगा। तो हमें इस तरह लिख लेना है। ठीक, अतः धारा घटकर I डैश रह जाएगी। तो जब I डैश रह जाएगी तो आपका क्या मान आ जाएगा, पहले था I बराबर कितना था, ठीक है, I बराबर था आपका कैपिटल ई अपान R1 प्लस R2। तो लिखेंगे I डैश बराबर कैपिटल ई अपान R1 प्लस ठीक R2 प्लस RA। फिर आप लिखेंगे अतः आम मीटर का विक्षेप I डैश के मान को व्यक्त करेगा जबकि नापी जाने वाली धारा का मान I था। तो इस प्रकार नापे गए मान में क्या करना है, हमें दोनों समीकरण मान लेने और दोनों को घटा लेना है। तो I को I डैश में घटा लेने, तो हम लिखेंगे I माइनस I डैश बराबर। ठीक है, अब इसको हल कर लेंगे तो देखिए हमने लिखा नीचे उपरोक्त समीकरण से क्या है इसमें, तो I माइनस आई डैश बराबर कैपिटल ई अपन R1 प्लस R2 माइनस कैपिटल ई अपन R1 प्लस R2 प्लस RA। ठीक, इसको हम हल करेंगे, तिर्य गुणा कराएंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम में आपका R1 प्लस R2 प्लस RA कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में ये हो गया। फिर इसको हल करके आंसर आपका आ जाएगा कैपिटल ई RA। तो जब इसको हल कर लेंगे तो आपका इतना बचेगा, कुछ कैंसिल हो जाएंगी चीज़ें। ठीक है, तो आपका इतना आ जाएगा। ठीक है, आपका कैंसिल क्या होगा, ER1 ठीक है और ER2 आपका कैंसिल हो जाएगा, आपका केवल ERA बचेगा। ठीक, तो ये हो जाएगा। इसके बाद देखें क्या लिखेंगे, स्पष्ट है इस त्रुटि को पूर्णतः दूर करने के लिए RA का मान 0 होना चाहिए। ठीक है, आदर्श आमीटर का अपना प्रतिरोध 0 होना चाहिए, परंतु 0 प्रतिरोध का आमीटर प्राप्त नहीं किया जा सकता। अतः व्यवहार में एक अच्छे आमीटर का अपनी प्रतिरोध परिपथ में ठीक अन्य प्रतिरोधों की तुलना में बहुत कम होना चाहिए। ठीक है, RA लेस देन R1 प्लस R2, तब I का मान लगभग I के ही बराबर होगा। तो हम लिखेंगे साधारणतः लिखित चल कुंडली धारा मापी को ही आमीटर के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। इसके लिए इसकी कुंडली के समांतर क्रम में एक छोटा प्रतिरोध डाल देते हैं जिसे शंट कहते हैं। इस प्रबंध का संयुक्त प्रतिरोध धारा मापी की कुंडली तथा शंट दोनों के अलग अलग प्रतिरोधों से कम होता है। अतः जब हम इसे किसी परिपथ में डालते हैं तो आमीटर ये परिपथ की धारा में कोई विशेष परिवर्तन नहीं करता है। इसको पढ़ना है, पढ़ के आपको समझ लेना है।
ठीक, इस प्रकार ये प्रबंध एक अच्छे एमीटर का कार्य करते हैं। हमने पूरा इसमें लैंग्वेज दी है। ठीक, तो आपको इससे बना लेना है। ये आपका चित्र हो गया है यहाँ पर, तो इस चित्र को बना लेना है। इसके आगे देखें यहाँ पर क्या है। ठीक, इसके आगे लिखेंगे धारा मापी में संट लगाने का एक अन्य लाभ भी, यदि संट ना हो तब परिपथ की पूरी धारा कुंडली में से होकर जाएगी। इस दशा में धारा मापी द्वारा अधिक से अधिक उतनी ही धारा नापी जा सकती है, ठीक, जिससे कि कुंडली में पूरे पैमाने का विक्षेप हो जाए। संट के होने पर परिपथ की धारा का केवल एक छोटा भाग ही कुंडली से होकर जाता है, अधिकांश भाग संट से होकर निकल जाता है। ठीक, तो ये लिख लेना है विक्षेप कुंडली, इसको थोड़ा पढ़ लेना है। ठीक, पढ़ने के बाद इतना पढ़ के इसके बाद देखिए मैंने यहाँ से, ठीक, माना परिपथ की धारा स्मॉल आई है। ठीक है, धारा मापी की कुंडली का प्रतिरोध जी है, कैपिटल जी, तथा संट का प्रतिरोध यस है। ठीक, धारा का आई जी भाग कुंडली कैपिटल जी में तथा शेष भाग आई माइनस आई जी संट यस में होकर जाता है। ठीक, संट आपका यस है, संट का प्रतिरोध, ठीक, और धारा मापी की कुंडली का प्रतिरोध कैपिटल जी है। लिखेंगे चूंकि जी व एस समांतर में, अतः उनके सिरों के बीच एक ही विभवांतर होगा। तो बस हम लिख लेंगे आई जी इंटू कैपिटल जी बराबर आई माइनस आई जी इंटू ये समीकरण फर्स्ट। फिर इसको हम इस तरह बनाएंगे तो हो जाएगा, ठीक, आई जी अपान आई बराबर यस अपान यस प्लस जी डैश। ठीक, तो अब लिखेंगे धारा मापी की कुंडली में कुल धारा का केवल, तो यस अपान यस प्लस जी वह भाग प्रवाहित होगा। फिर हम इस रूप में दे देंगे यस बराबर आई जी अपान आई माइनस आई जी कोष्टक के अंदर कैपिटल जी। ठीक, तो ये आपका फार्मूला जो है ये आंकिक प्रश्न में हल होगा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए यदि कुंडली में धारा आई जी के द्वारा पूरे पैमाने का विक्षेप हो तो परिपथ में धारा आई होने पर पूरे पैमाने का विक्षेप होगा। अतः स्पष्ट है कि धारा मापी के समांतर में क्या मान का संट लगाने पर धारा मापी एम्पियर की परास का आमीटर होगा। ठीक है, तो बस इतना आपको इसमें ठीक मेन चीज़ें आपको पढ़ लेनी है, जैसे कि फार्मूला हो गया, ठीक है, यस क्या है और जी क्या है और आई जी क्या है और आई क्या है, तो इसमें सारी चीज़ें दी हुई हैं, आपको इसको पढ़ना है। ठीक, रटना नहीं है, पढ़ लेना है केवल। ठीक, तो ये आपको यहाँ तक तैयार कर लेना है। ठीक, तो यहीं से आपकी जो है क्लास समाप्त होती है। Thanks class. Thanks for watching this video. मेरी